अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो सोशल वर्क और सोशियोलॉजी की जो डिफरेंट थीम्स जो पेपर में आ सकते हैं उनकी तैयारी के लिए, और अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है और आप असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, तो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लेक्चरर सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं, या सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं पंजाब में, तो भी ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित होने जा रहा है। आज मेरा थीम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर के एंड के ऊपर ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगे मेरे एनरोल्ड मेंबर्स को, जो पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की तैयारी के लिए मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल की इंटरव्यू की तैयारी में मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। हमारा जो आज का थीम है लेक्चर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ये लेक्चर जैसे मैं बता चुका हूँ, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल डिपार्टमेंट और पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर, तमाम पोस्ट के लिए, तमाम पोस्ट की टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी के लिए यूजफुल है। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि सोशियोलॉजी है क्या। सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी है हमारी सोसाइटी की। इसमें हमारे समाजी ताल्लुकात यानी कि सोशल रिलेशनशिप आते हैं, सोशल इंटरेक्शन, सोशल जो इदारे हैं हमारे समाजी इदारे, और सोशल जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारा जो ढांचा है, और सोशल प्रोसेस जितने भी अमल हो रहे होते हैं, यानी कि समाजी जो अवामिल कार फरमा होते हैं, और इसी तरीके सोशल जो चेंज या सोशल ट्रांजिशन जो आ रही होती है हमारी सोसाइटी में, इन सारी चीजों के मुतालिक को हम क्या कहते हैं, ओवरऑल सोशियोलॉजी कहते हैं। अब सोशियोलॉजी में हमने कहा कि इसमें सोशल रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, प्लस सोशल स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं, सोशल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हम देखते हैं, सोशल प्रोसेसेस को देखते हैं, और सोशल चेंज को देखते हैं। ये एक इक्वेशन बना लिया हमने। और उसके बाद अगर हम देखें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल जो एसोसिएशन है, उसका जो टीचिंग फ्रेमवर्क है वो एम्फेसाइज करता है कि हम सिर्फ सोशियोलॉजी की डेफिनेशन में सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही ना करें, बल्कि हम एविडेंस दें। अगर हम सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं, सोशल चेंज की बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, तो हम एविडेंस बात करें, सोशियोलॉजिकल थ्योरी पे भी बात करें, और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पे भी बात करें। यानी अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक, ASA, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक, सोसाइटी की डेफिनेशन में एविडेंस भी शामिल होता है, सोशियोलॉजिकल थियरीज भी शामिल है, और आगे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन भी शामिल है। ये ऊपर जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके साथ साथ, अब अगर हम देखें आगे कि और ये सोशियोलॉजी की टर्म कहाँ से आई। लैटिन में एक वर्ड है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन या साथी या एसोसिएट या सोसाइटी, और ग्रीक में एक लफ्ज है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी, यानी इसका मतलब साइंस भी होता है, इसका मतलब डिस्कोर्स यानी कि गुफ्तगू भी होता है। तो सोशियस यानी सोसाइटी, लोगोस यानी स्टडी, स्टडी ऑफ सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी, सिस्टमैटिक स्टडी, प्लान स्टडी, डिसिप्लिन स्टडी ऑफ, या एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। अगस्त कॉम्टे का जो है वो पहला वर्ड आता है अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, तो ये 1798 में पैदा हुआ, 1857 में ये फौत हुआ, और इस जनरली कहा जाता है कि इसने ये टर्म मुतारफ करवाई सोशियोलॉजी की 1838 में, यानी कि 19th सेंचुरी में। उसके बाद उसने सबसे पहले एक टर्म यूज की, या एक्सप्रेशन यूज किया, वर्ड यूज किया सोशल फिजिक्स का, अगस्त ने, और उसके बाद में उसने सोशियोलॉजी का वर्ड अडॉप्ट किया। यानी सोशियोलॉजी से पहले उसने एक एक्सप्रेशन मुतारफ करवाया और उसने टर्म का इजहार किया सोशल फिजिक्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस हैं, जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे को कहते हैं, इसने सोशियोलॉजी की टर्म भी इसने ही मुतारफ करवाई। और उसके बाद अगर हम देखें फादर ऑफ साइंटिफिक सोशियोलॉजी, वो भी अगस्त कॉम्टे को ही कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंपिरिकल सोशियोलॉजी, इंपिरिकल कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है, जिसमें एविडेंस दिया जाता है, तो वो एमाइल दुर्खीम है, जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंपिरिकल स्टडी है। इंपिरिकल का मतलब है जो रिसर्च से रिलेटेड है, जिसमें ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है, जिसमें हाइपोथेसिस होता है, उसको टेस्ट किया जाता है।
फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी, इंटरप्रेटिव का मतलब है जिसमें सब्जेक्टिविटी होती है, और इंपीरिकल का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी मीन जिसका ताल्लुक जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व हो, लेकिन इंपीरिकल का मतलब है जिसमें लॉजिक, मंतक, रीजन इन्वॉल्व हो, वो इंपीरिकल सोशियोलॉजी होती है। तो इंपीरिकल सोशियोलॉजी का जो फाउंडर है वो इमानुएल रकीम है, और फादर ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी मैक्स वेबर है। उसके बाद फादर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कार्ल मार्क्स को हम कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का फादर है। और उसके बाद फादर ऑफ फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे इमाइल रकीम किस को भी कहा जाता है कि ये फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। और बाद में जो पार्सन्स का नाम आया वो भी, उसको भी कहा जाता है कि ये फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है। और फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक टर्म है, इस टर्म को मुतारिफ करवाया हर्बर्ट ब्लम्बर ने। और फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शन का जो फादर है वो कहा जाता है जॉर्ज हर्बर्ट मीड को। अच्छा, अब सोशियोलॉजी मुतारिफ क्यों हुई, ये क्यों दुनिया के नक्शे में उभरी? सोशियोलॉजी जो है वो ज्यादातर तभी उभरी, तभी ये मार्जे वजूद में आई या उभरी, क्योंकि यूरोप के अंदर एनॉर्मस बड़े लेवल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तब्दीलियां हो रही थी। जब तब्दीली बहुत बड़े लेवल पे ऊपर हो और यकसर चीजों को तब्दील करके दे दे, तो चीजों की जो डायनामिक्स है उसको यकसर तब्दील कर दे बड़े पैमाने पे, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सोशल चेंज एक नॉर्मल चीज है, बहुत बड़े पे यकसर काया पलट जाना उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यूरोप में जब बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हो रही थी, तो उसके रिएक्शन में, उसके रिस्पॉन्स में सोशियोलॉजी की स्टडी सामने आई। तो इसमें जो मेजर फोर्सेस हैं जो सोशियोलॉजी का जो फील्ड है उसको मुतारिफ करवाने में, जो मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व थे उसमें एनलाइटनमेंट में, जिसमें लोग, इनलाइटनमेंट की एक बाकायदा एज है यूरोप में, जिसमें लोग रीजन साइंस पे, इंडिविजुअलिज्म, इनके एक फर्द के ऊपर इनफरादियत पे काम कर रहे थे। और वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो लोगों की होती थी या सोसाइटी की, उसको जब क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये इनलाइटनमेंट का दौर था, यानी शऊर उभर रहा था, आप कह सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई 1789 में, तो उस दौर में पॉलिटिकल अपहीवल हुई, यानी कि जो सियासी जो लोग इक़्तिदार में थे उनको उठा के लोगों ने फेंका, किसानों ने। इक्वालिटी के ऊपर लोगों ने फोकस किया कि किसान और जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो बराबर होने चाहिए, सिटीजनशिप मिलनी चाहिए तमाम किसानों को और तमाम लोगों को, आम लोगों को। और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को लोगों ने क्लैप्स कर दिया, और अक्सर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी सोशियोलॉजी की के फील्ड को बढ़ावा मिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, यानी कि उसमें वो लोग गांव से शहर की तरफ जब मूव करने लगे, और फैक्ट्री में लोग जॉब करने लगे, फैक्ट्रियां बनने लगी। अमीर गरीब और अमीर, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जब क्लासेस का सिस्टम बना, गुर्बत जब बढ़ी, और लेबर को जब अमीर तरीन लोग एक्सप्लॉयट करने लगे कम मुआवजे पे, लोग जब गांव से शहरों की तरफ जाने लगे, और फैमिली स्ट्रक्चर जब न्यूक्लियर से ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बेटे, उनकी बहुएं और सारे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में मियाँ बीवी और उनके बच्चे अलग रह रहे होते हैं अपने दादा दादी नाना नानी, मतलब उन लोगों से। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी सोशियोलॉजी का तारुफ हुआ। और उसके बाद कैपिटलिज्म की, यानी कि इस्तेमालियत का निज़ाम आया, सरमायादारी का निज़ाम आया, जिसमें बर्जियोसी, यानी कि ऐसी ऐसे लोग जो कि जिनके पास, जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास, जिनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है। और प्रोलिटरिएट का मतलब है जो लोग जो डेली वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, गरीब लोग कह सकते हैं। वेज लेबर, लेबर की जो, मजदूरों की जो तनख्वाह के ऊपर जब सवालात उठे, और कमोडिटिफिकेशन हुई, जब हर चीज को कमोडिटी के तौर पे पेश किया जाने लगा, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब माशी तौर पे क्लास सिस्टम हुआ, गरीब गरीब तरह होता गया, अमीर अमीर तरह होता गया, तो उस दौरान ये जो कैपिटलिज्म का निज़ाम आया सामने, तो उससे भी सोशियोलॉजी की स्टडी को बढ़ावा मिला। तो सोशियोलॉजी वाज बॉर्न व्हेन ट्रेडिशनल सोसाइटी वाज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि जब आम रिवायती सोसाइटी मुआशरा जब एक सनती मुआशरा बनने लगा, ट्रांसफॉर्म होने लगा, तो सोशियोलॉजी की फील्ड उस वक्त उभरी। उसके बाद फाउंडेशनल, अगर क्लासिकल थिंकर की बात करें, तो गास कॉम्टे जो है उसने पॉजिटिविज्म और सोशियोलॉजी की टर्म मुतारिफ करवाई, पॉजिटिविज्म की थ्योरी है। कार्ल मार्क्स जो है वो कहा जाता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट की उसने कॉन्सेप्ट दिया, कि अमीर गरीब और दरमियान में ये जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उस पे उसने काम किया। इमाइल रकीम ने सोशल फैक्ट्स और सॉलिडारिटी और एनोमी की टर्म मुतारिफ करवाई। मैक्स वेबर ने वर्स्टन और सोशल एक्शन और रेशनलाइजेशन की मुतारिफ, ये टर्म्स मुतारिफ करवाई। हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक्स एनालॉजी क्रिएट की, एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजी पे बात की उसने। और जॉर्ज सिमिल ने फॉर्मल सोशियोलॉजी की तारफ मुतारफ करवाया, और डैड और ट्रायड जो है और सोशल फॉर्म्स ये उसने मुतारफ करवाए, जॉर्ज सिमिल ने। उसके बाद अगर हम देखें तो हैरियट मार्टिनियो, उसने अर्ली फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी
पे काम किया और मेथोडोलॉजी की तरफ उसने मुतारिफ करवाई। और अगर हम बात देखें डू बॉयस, तो उसने बेसिकली रेस के ऊपर काम किया, इनइक्वालिटी के ऊपर उसने वर्क किया, और डबल कॉन्शियसनेस के ऊपर उसने वर्क किया। और इब्ने खल्दून ने असबिया लिखा, असाबिया लिखा, या असबिया भी कह सकते हैं, सोशल कोहिजन, लोगों का आपस में सोशल हार्मनी कैसे, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो है सिविलाइजेशन, उनका राइज एंड फॉल कैसे होता है, इब्ने खल्दून में इस पे काम किया। तो ये कुछ लोगों के इंपॉर्टेंट काम थे। उसके बाद अगर मॉडर्न सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, ये मॉडर्न सोशियोलॉजी इज नॉट एक्सक्लूसिवली ए यूरोपियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, कि ये सिर्फ यूरोप ने ही इंटेलेक्चुअली इस टर्म को मुतारफ नहीं करवाया मॉडर्न सोशियोलॉजी, बल्कि रिट्जर, और अगर हम बात करें स्टेपिंस्की की, तो उसने 11th एडिशन में लिखा सोशियोलॉजिकल थ्योरी का, जिसमें वो कहता है कि इब्ने खल्दून और हैरिट मार्टिन्यू, ये भी इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन दो लोगों ने 11th एडिशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी में जो किताब लिखी, रिट्जर और स्टेपिंस्की ने। उनकी किताब सोशियोलॉजिकल थ्योरी में लिखा हुआ है कि इब्ने खल्दून और अगर हैरिट मार्टिन्यू की बात करें, तो इन लोगों ने भी सोशियोलॉजिकल थॉट को आगे बढ़ाया। अगर हम इब्ने खल्दून की बात करें, तो ये 1332 में पैदा हुए और 1406 में ये फौत हुए, और इन्होंने यूरोपियन सोशियोलॉजी को प्रिसीड किया, यानी इब्ने खल्दून का कॉन्सेप्ट पहले है, यूरोपियन सोशियोलॉजी बाद में आई। तो और इब्ने खल्दून का जो सबसे बड़ा काम था वो था अल मुकद्दिमा, और उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या था, असबिया। असबिया क्या कहते हैं, एक माशरे के लोगों का आपस में हार्मनी या कोहेजन या आपस में रब्त। और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है इब्न खल्दून की अल मुकदमा के अंदर असबिया में, वो ये है कि अगर ग्रुप के अंदर स्ट्रॉन्ग सोलिडारिटी होगी, आपस में लोग जुड़े होंगे, तो वो पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभरेंगे। जब पॉलिटिकल पावर के तौर पे उभरेंगे, तो वो अपने हकूक पे बात करेंगे, अपने हकूक बनवाएंगे, और खुशहाली आएगी। जब खुशहाली आएगी, तो लोगों के पास लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, उनके पास बड़ा पैसा होगा, अमीर हो जाएंगे। जब बहुत अमीर हो जाएंगे, तो अपनी अपनी राह लेंगे, और लोगों के दरमियान राब्ते कमजोर हो जाएंगे। जब राब्ते लोगों के आपस में कमजोर हो जाएंगे, सोशल कोहिजन कमजोर होगी, तो उनका जवाल आ जाएगा। यूं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन जो है, इब्न खल्दून का ही कॉन्सेप्ट है। तो मॉडर्न सोशल अगर सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस देखें इसमें, तो यानी कि इब्न खल्दून का कॉन्सेप्ट को अगर मॉडर्न सोशियोलॉजी में देखें, तो इब्न खल्दून जो है उसको हम कह सकते हैं कि इसने सोशल कोहेजन का कॉन्सेप्ट दिया, सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे राइज एंड फॉल, ये सोशल चेंज आ रही है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट उसने दिया कि लोगों के दरमियान जब सोशल कोहेजन होती है या हार्मनी होती है, तो उससे वो पॉलिटिकल पावर के तौर पर उभरते हैं। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी इब्न खल्दून ने दिया। और उसने कहा कि जब लोगों के दरमियान में सोशल कोहेजन होता है और वो पॉलिटिकल पावर बनते हैं, तो लोग फिर मूव करते हैं गांव से शहरों में। तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी उसने दिया, और सिविलाइजेशन उनके दरमियान राइज एंड फॉल का कॉन्सेप्ट भी उसने दिया। ग्रुप सोलिडारिटी या सोशल कोहेजन या असबी का कॉन्सेप्ट भी उसने दिया। और राइज एंड फॉल या ऑफ स्टेट्स या राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया, इब्न खल्दून ने। तो इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई कैन इब्न खल्दून बी कंसिडर्ड एज प्रिकर्सर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का प्रिकर्सर यूरोप में देखें, मॉडर्न यूरोप के अंदर जो सोशियोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई या सोशियोलॉजिकल जो थॉट पे काम हुआ, उससे बहुत पहले की बात है इब्न खल्दून में। तो इब्न खल्दून को कहा जा सकता है कि सोशियोलॉजी से पहले इब्न खल्दून की जात मौजूद थी, और उसने ऐसी कॉन्सेप्ट्स दिए जो बाद में सोशियोलॉजी का हिस्सा बने। तो उसको सोशियोलॉजी का प्रिकर्सर क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि उसने एनालाइज किया किस चीज को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रुप की सोलिडारिटी को, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल अथॉरिटी और राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस। बहुत पहले यूरोप में सोशियोलॉजी मुतारिफ होने से बहुत पहले उसने ये कॉन्सेप्ट दिए थे कि लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं, असबिया कैसे क्रिएट होता है, सोशल कोहिजन, सोशल कॉन्फर्मिटी कैसे होती है, ग्रुप के जब इकट्ठा होता है तो वो पॉलिटिकल पावर कैसे बनता है, यानी कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर प्रोस्पेरिटी कैसे आती है, यानी इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी। और इसी तरीके से राइज एंड फॉल ऑफ सोशियोलॉजी, जब लोग अमीर तरीन हो जाते हैं तो लोगों के आपस में राब्त कट जाते हैं, और इस तरीके से राइज वो डिक्लाइन होता है उनका, और जो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन उसने मुतारिफ करवाई। अगर हम देखें सोशियोलॉजी और आम कॉमन सेंस में, तो कॉमन सेंस में हम कहते हैं कि जो लोग होते हैं, कॉमन सेंस वो होता है जिसमें लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात पे कोई जजमेंट कर रहे होते हैं, और वो मिसालें दे रहे होते हैं, अमूमन एनेक्डोटल आप कह सकते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी होते हैं, कि अगर हम कहें कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती, मर्द बड़े बहादुर होते हैं, तो ये मर्दों के साथ जुड़ा हुआ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है। औरतों को अगर हम कहें कि ये बुजदिल होती हैं और अच्छी ड्राइवर नहीं होती, तो ये औरतों के साथ जुड़ा हुआ नेगेटिव स्टीरियोटाइप है। तो जो एक इंसान की बात होती है, जो कॉमन सेंस की होती है, उसमें चूंकि एक शख्स का इजहार होता है, शख्स की बात हो रही होती है, उसकी ओपिनियन होती है, तो वो उसमें स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी शामिल होता है, और उसमें सिस्टमैटिक टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि ये कॉमन सेंस एक आम शख्स की एक सेंस होती है। लेकिन सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो सोशियोलॉजी बात करती है
कि हर चीज का जो हम थ्योरी दें उसका एविडेंस हो। और ये सिस्टमैटिक स्टडी है, ये साइंटिफिक स्टडी है। इसमें सोशियोलॉजी में थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, और इसमें कंपैरिजन हो रहा होता है चीजों का, और क्रिटिकल वे में हम स्टडी कर रहे होते हैं चीजों को, और इंपीरिकल यानी कि एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक बेस्ड और ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिव चीजें होती हैं। उसमें सिर्फ इमोशन के ऊपर बात नहीं होती और रीजन साइंस की बात होती है। तो सोशियोलॉजी का ताल्लुक इन चीजों के साथ है। मिसाल के तौर पर अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो पुअर पीपल, हम कहते हैं कि ये पुअर पीपल आर पुअर बिकॉज दे डू नॉट वर्क हार्ड। ये एक शख्स का कॉमन सेंस है कि गरीब लोग इसलिए गरीब हैं कि वो मेहनत नहीं करते। लेकिन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे, या कॉमन सेंस के अपोजिट में हम बात कर रहे थे सोशियोलॉजी की, तो अगर गरीब गरीब क्यों है, तो अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से या सोशियोलॉजिकल लेंस से देखेंगे, तो हम कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या है। ये नहीं देखेंगे कि गरीब गरीब क्यों है, बल्कि देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर क्या है, और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं ताकि गरीब अमीर हो जाए, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि वो गरीब बंदा क्यों है, उसका सोशल पहले देखेंगे फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्या जो सोशल मोबिलिटी है वो पॉसिबल है कि एक गरीब बंदा जो है वो क्या शहर में जा सकता है, वहाँ मुलाजमत मिल सकती है उसको। इसी तरीके से क्लास जो एक बंदे की है वो कैसे अफेक्ट करती है उसकी अपॉर्चुनिटी को, यानी कि एक बंदा गरीब है और उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है भी सी शहर में, तो अगर वो गरीब बंदा शहर में नहीं जा सकता, उसके पास किराया नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो रह नहीं सकता वहां पे, तो क्या इंसान की जो क्लास है, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, क्या वो उसकी के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो होती है पैदा होती है, क्या इंसान की क्लास उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर असरअंदाज होती है। और व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज प्ले, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं गुर्बत के खात्मे में। सोशियोलॉजी अगर बात करेगी तो वही सेंस में बात करेगी, और आम बंदा कॉमन सेंस जब बात करेगी तो वो कहेगा गरीब बंदा इसलिए गरीब है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता, सादा सी बात है। तो ये फर्क है कॉमन सेंस में और सोशियोलॉजी में। फिर अब अगर हम बात करें सोशियोलॉजिस्ट की, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया था राइट मिल्स ने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पेपर में भी। राइट मिल्स ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, 1959 में। और उसमें सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, इंसान के अंदर वो एबिलिटी जिससे वो अपने पर्सनल ट्रबल्स को, मुश्किलात को जोड़ता है पब्लिक इशू के साथ। इंसान के अंदर वो एबिलिटी, सलाहियत जिससे वो अपने जो मसाइल हैं उनको पब्लिक इशू के साथ कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और वो कहता है कि मिलियंस ऑफ अदर लोग जो है पाकिस्तान में वो भी अनएम्प्लॉयड है, तो वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, पाकिस्तान में भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अब उसने अपने पर्सनल प्रॉब्लम को नेशनल पब्लिक इशू के साथ कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या है, ये क्या है, बेसिकली सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है। और फार्मूला क्या है आजाद करने का एग्जाम में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को, तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में एक इंसान अपनी बायोग्राफी कि वो अपने बारे में, फिर वो देखता है उसकी हिस्ट्री क्या है, कि उसकी हिस्ट्री क्या आ रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कोई भी इशू है, और उसका सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जिस माशरे में वो रह रहा है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी वो सवाल उठाता है। पहले वो अपने बायोडाटा अपनी बात करता है, फिर वो देखता है कि उसकी क्या हिस्ट्री आ रही है, उसके वालिदैन भी का गरीब थे या अमीर थे, फिर उस जो भी कोई इशू है उसकी बुनियाद पे वो कहता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर के साथ वो अपने आप को जोड़ता है, यानी कि अपने ट्रबल को पब्लिक इशू बना के वो दिखाता है। तो मिल्स ने बेसिकली उसने ये मौकफ पेश किया कि जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे जाती, उनको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए विद इन द वाइडर स्कोप ऑफ हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सर्कमस्टांसेस। यानी हमारे जो मसाइल है, जो सोशियोलॉजिकल हमारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझा जा सकता है इन द लेंस ऑफ, थ्रू द एंगल ऑफ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस एंड स्ट्रक्चरल सर्कमस्टांसेस, कि तारीखी हालात कैसे हैं, और जो समाज का, मुआशरे का जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्लास स्ट्रक्चर जो है, जिसमें ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, तो हमारे जो अपने मसाइल होते हैं, लोगों के शख्सी मसाइल, उनको समझा जा सकता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है और सोसाइटी की हिस्ट्री कैसी है, उससे हमें आइडियाज हो सकता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, उनको समझा जा सकता है। अब सोशल वर्क के अंदर एप्लीकेशन क्या है, कि अगर एक इस बात को इसको एक मिसाल देखें कि एक पेरोली है, पेरोली जो है उसको पेरोल पे रिहा किया गया है जेल से, वो बार बार दोबारा कर रहा है, रेसिडिविज्म कर रहा है जिसको हम कह सकते हैं, दोबारा जुर्म कर रहा है। अब हम उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम कहें कि ये बस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है या एक इररिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है। नहीं, एक बंदा अगर जेल से कुछ ना कुछ जमानत पे या कोई वो जमा करवा के श्योरिटी, अगर उसको रिहा किया गया पेरोल पे, तो वो जो पेरोली है अगर वो बार बार आके लॉ वायलेट कर रहा है, लोगों के ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज कर रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस सिर्फ वो इररिस्पॉन्सिबल बंदा है। बल्कि अगर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हम करेंगे, सोसाइटी के व्यू से, सोशियोलॉजी के व्यू से अगर हम देखेंगे, तो हम कहेंगे कि उसका फैमिली इन्वायरमेंट क्या है, क्यों वो दोबारा बार बार क्राइम कमिट कर रहा है। उसको क्या पता उसको एम्प्लॉयमेंट ना मिल रही हो, रोजगार ना मिल रहा हो, क्या पता उसके दोस्त अच्छे ना हो जिन दोस्तों से उठता बैठता है, क्या पता उसको गुर्बत हो, क्या पता लोग उसको स्टिग्मेटाइज करते हो कि ये बंदा तो बहुत ही ये तो बड़ा खूनी है,
दरिंदा है, या उसकी तालीम कम हो, या हो सकता है उसको कम्युनिटी सपोर्ट ना कर रही हो, माँ बाप उसके जो उसकी जो बिरादरी है, किनशिप, या हो सकता है कि प्रिजनाइजेशन, कि प्रिजन में रहने से उसके अंदर इंतकाम का जज्बा उभरा हो, या हो सकता है कि वो नशा करता हो, सब्सटेंस यूज करता हो, या इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हो जिनके इदारे उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हो उसकी तरक्की में, या उसके चेंज होने में, या ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सोशियोलॉजी जब भी देखेगी वो एक शख्स के इन चीजों को देखेगी बेसिकली, जो मैं अभी मैंने बताई है। अब बात करते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंस के तौर पे इसको देखा जाता है। सोशियोलॉजी साइंस इसलिए है क्योंकि सोशियोलॉजी बेसिकली यूज करती है, ये जो फील्ड है, साइंटिफिक मेथड यूज करती है, ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करती है सोसाइटी की सोशल रियलिटीज को समझने में। जैसे कि अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ये एक एम्पिरिकल स्टडी है, ये एक थ्योरेटिकल, यानी कि इसमें थ्योरीज भी होती हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, लॉजिकल ये स्टडी है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होती, इमोशन की बात नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें टेस्ट लगाए जाते हैं और वेरीफाइबल है, यानी कि जो टेस्ट लगाएंगे हम, क्वेश्चनियर होगा, उसको टेस्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड से, तो वो वेरीफाइबल होगा। इसी तरीके से ये कंपैरेटिव होती है, जिनकी कंपैरिजन भी करती है, इसमें डिफरेंट टेस्ट हम ड्रा करते हैं। क्रिटिकल है, ये एविडेंस बेस्ड स्टडी है सोशियोलॉजी बेसिकली, तभी इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी क्या है, ये साइंटिफिक स्टडी है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो सोसाइटी जो है, जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ह्यूमन को भी स्टडी करती है, ह्यूमन बीइंग्स को, जो ह्यूमन लोग, ह्यूमन बिहेवियर्स को। सो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अगर हम बात करें ना कि सोशियोलॉजी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है, सोशियोलॉजी में हम किन लोगों को स्टडी कर रहे होते हैं, लोगों को, तो लोगों के इमोशंस भी तो हैं, लिहाजा सोशियोलॉजी सारी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिविटी के अलावा साथ साथ इसमें सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। तो सोशियोलॉजी बहुत हद तक ऑब्जेक्टिव स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। अब सोशियोलॉजी के अंदर जो मेथड्स हैं, डाटा कलेक्शन के कह लें, या साइंस साइंटिफिक रिसर्च के, तो सोशियोलॉजी के जो के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च करने के, सोशियोलॉजी में जो रिसर्च हम करते हैं उसके अंदर क्वांटिटेटिव मेथड ये हैं कि हम सर्वे कनेक्ट करते हैं, सवालनामे भेजते हैं लोगों को, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, अनोवा मनोवा, और इस तरीके से काफी सारे टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट, एन टेस्ट, इस तरीके से क्वालिटेटिव टेस्ट भी यूज करते हैं हम इस सोशियोलॉजी के रिसर्च के लिए। इसमें इंटरव्यूज कलेक्ट करते हैं लोगों के, एक बंदा जिस ग्रुप को स्टडी करना चाहते हैं उसके अंदर घुस जाता है और पार्टिसिपेंट भी होता है, और साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहा होता है एज ए रिसर्चर। एथनोग्राफी होती है कि जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, जो लोगों को फील करते हैं, लोगों की जो परसेप्शंस हैं, लोगों की जो लोगों ने जो फील किया उसको इसकी स्टडी करना, और एथनिसिटी को स्टडी करना। फोकस ग्रुप लोग, 4-5 ग्रुप लोगों के या 10 लोगों के ग्रुप बना के उनसे सवाल करना, आपस में डिस्कशन, केस स्टडीज, लाइफ हिस्ट्रीज और कंटेंट एनालिसिस, कि अगर कोई किताबें हैं या कोई जर्नल्स हैं उनका कंटेंट एनालिसिस करना, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वालिटेटिव मेथड्स हैं रिसर्च के इन सोशियोलॉजी। तो मिक्स मेथड में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों आ जाते हैं। उसकी अगर हम बात करें माइक्रो, मीजो और मैक्रो सोशियोलॉजी, तो माइक्रो सोशियोलॉजी क्या है, इसका फोकस होता है लोगों के ऊपर, छोटे छोटे ग्रुप्स के ऊपर, या जो लोगों के आपस में एवरीडे इंटरेक्शंस होते हैं। इसकी मिसालें ये हैं कि पेरेंट्स और चाइल्ड के इंटरेक्शन को माइक्रो सोशियोलॉजी देखती है, टीचर और स्टूडेंट के ताल्लुक को माइक्रो सोशियोलॉजी देखती है, पुलिस और सिटीजन के ताल्लुक को, ये इंडिविजुअल ताल्लुक है ना, माइक्रो सोशियोलॉजी देखती है। और अगर हम देखें मेजर थियरी जो है, जो माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर है, वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, जो माइक्रो सोशियोलॉजी के लेवल पे काम करती है। उसके बाद है मीजो सोशियोलॉजी, इसका फोकस होता है इदारों के ऊपर, कम्युनिटीज के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन के ऊपर। मिसाल के तौर पर स्कूल, एनजीओ, प्रिजन या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम स्टडी करना हो तो ये मीजो सोशियोलॉजी है। और मैक्रो सोशियोलॉजी क्या है, इसका फोकस होता है लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर हमें पूरी रियासत को देखना हो, क्लास सिस्टम को देखना हो, पूरी इकोनॉमी मीशत को देखना हो, पूरे मजहब को देखना हो, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो लोगों के बड़े बड़े ग्रोह हैं देखना हो उनको, तो वो क्या है, मैक्रो सोशियोलॉजी का मुद्दा या मुकदमा है। और उसके अंदर थेरी कौन सी है मैक्रो सोशियोलॉजी के अंदर, जैसे जिसकी मिसालें हैं स्टेट, सोशल क्लास सिस्टम, इकोनॉमी, रिलीजन। तो मैक्रो सोशियोलॉजी जिसके अंदर हमने बड़े बड़े सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी जो मेजर थेरीज हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थेरी, वर्ल्ड सिस्टम थेरी, ये जो तीनों थेरी हैं इनका ताल्लुक मैक्रो सोशियोलॉजी से है। अब अगर हम बात करें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी किस चीज को स्टडी करती है, लोगों के आपस में इंटरेक्शन को, सकाफत को, लोग आपस में इंटरेक्ट करके कैसे एक दूसरे को से बिहेवियर को सीखते हैं, सोशलाइजेशन, ग्रुप्स को स्टडी करती है, कम्युनिटीज को स्टडी करती है सोशियोलॉजी, इदारों को स्टडी करती है, फैमिली को स्टडी करती है, रिलीजन को स्टडी करती है, एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करती है, मईशत को स्टडी करती है, सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, लॉ को, क्राइम को स्टडी करती है, लोग जो एक अपने सही रास्ते से भटक जाते हैं, डेविएंस को स्टडी करती है, पॉपुलेशन को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी गांवों से शहरों की तरफ जाने को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है। रूरल सोशियोलॉजी भी, जो रूरल सोसाइटी, जो देहातों की स्टडी है, उसको भी सोशियोलॉजी स्टडी करती है। जेंडर्स को स्टडी करती है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसी तरीके से क्लास को स्टडी करती है, जो
गरीब दरमियान में और अमीर तीन लोग होते हैं। रेस एथनिसिटी को स्टडी करती है। इसी तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप बने होते हैं, उनको स्टडी करती है। सोशल मोबिलिटी, जो एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे होते हैं, गरीब ऐसी जगह जा रहे होते हैं जो वो अमीर बन जाता है। और सोशल चेंज को स्टडी करती है सोशियोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन जो है ये भी सोशियोलॉजी जो है उसका मुद्दा या मुकदमा है। और डिजिटल सोसाइटी, इसको भी सोशियोलॉजी स्टडी करती है। ये सारे जो 25 पॉइंट मैंने बताए, इन सारी चीजों को स्टडी कौन करती है? सोशियोलॉजी की फील्ड में हम स्टडी करते हैं। अब मेजर ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी हैं। फैमिली की सोशियोलॉजी होती है, एजुकेशन की सोशियोलॉजी होती है, रिलीजन की, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होती है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी होती है, मेडिकल सोशियोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ होती है, क्रिमिनोलॉजी होती है, यानी सोशियोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, या सोसाइटी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम्स। इसी तरह का रूरल सोशियोलॉजी, जो देहात के लोगों की सोशियोलॉजी होती है। अर्बन सोशियोलॉजी, शहरों के लोगों की जो लाइफ होती है, जो अर्बन सोसाइटीज होती है, उनकी जो जब स्टडी किया जाता है तो वो अर्बन सोशियोलॉजी होती है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर, सोशियोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन, सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करना, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट को स्टडी करना। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, इसमें एनवायरमेंट को देखते हैं। डिजिटल सोशियोलॉजी, जिसमें हम लोगों के ऑनलाइन इंटरेक्शन को देख रहे होते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी, जो स्पेशल पर्सन हैं उनको स्टडी करना, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी। इस तरह सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन को पढ़ना, बचपन की एज के लोगों को। और सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको स्टडी करना, या बूढ़े बुजुर्ग होते हुए लोगों को जो स्टडी करना, उसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजिंग। अगर हम सोशल वेलफेयर असिस्टेंट, सोशल वेलफेयर पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर के पेपर की देखें बात, या असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो इंटरव्यू की बात करें या पेपर की बात करें, तो उसमें सोशियोलॉजी से जो मिलती थी जो टर्म्स, जो फील्ड है, वो क्या है? सोशियोलॉजी का ताल्लुक क्रिमिनोलॉजी से है, लॉ से है, फैमिली से है, पॉवर्टी से है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से है, डेविएंस से है, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रॉब्लम से है, सोशल पॉलिसीज से है, डिसेबिलिटी से है, जेंडर से, कम्युनिटी और सोशल चेंज से है। तो सोशियोलॉजी इन चीजों के साथ जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं बाकी साइंसेस के साथ ताल्लुक इसका। तो सोशियोलॉजी क्या है? जिसमें हम सोशल रिलेशनशिप और लोगों के सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखते हैं। साइकोलॉजी क्या है? जो लोग हैं उन जो इंडिविजुअल हैं, उन इंडिविजुअल के माइंड को और इंडिविजुअल के बिहेवियर को साइकोलॉजी स्टडी करती है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? कि लोगों का जो कल्चर होता है, सकाफत और ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करती है एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन, पैदावार कैसे हो रही है, उनकी आगे तकसीम कैसे हो रही है, लोग कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो उसमें वो रियासत को देखती है, गवर्नमेंट को देखती है, और पावर, जो रिलेशनशिप्स हैं उसको देखती है, पावर इक्वेशन को। हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें ह्यूमन इवेंट्स देखे जाते हैं अक्रॉस द टाइम। अगर हम सोशल वर्क की बात करें तो उसमें वो ऐसे इंटरवेंशन, ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे प्रोग्राम्स मुतारफ करवाए जाते हैं जो लोगों की वेलफेयर के लिए होते हैं। और डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो उसमें पॉपुलेशन को देखा जाता है। तो इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की देखें तो वो ह्यूमंस को देखता है, और ह्यूमन के साथ जो ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के ताल्लुक को देखता है। और ह्यूमंस किस स्पेस में बिखरे हुए हैं, उनकी डेंसिटी को देखता है। इसको ज्योग्राफी कहते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ डिस्टिंक्शन की बात करें तो सोशियोलॉजी ये पूछती है कि सोसाइटी इंडिविजुअल को कैसे शेप अप करती है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें यह है कि एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है या कैसे बिहेव करता है। तो ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में फर्क है। और उसके बाद अगर हम देखें सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल स्ट्रक्चर से मुराद है कि relatively stable patterns of social relationship and position that organize social life। क्योंकि लोगों की जो समाजी जिंदगी है उसमें कदरे स्टेबल जो पैटर्न्स होते हैं लोगों के ताल्लुकात के, या लोगों की जो पोजीशंस होती हैं, उसको सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें लोगों, एक सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं, उनकी जो सोशल लाइफ होती है, उनकी जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर वो स्टेबल हो तो हम कहते हैं वो एक सोशल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब सोशल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक सोसाइटी जो है उसका जो सोशल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर लोगों का स्टेटस क्या है, लोग कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप्स इस सोसाइटी में है, कौन कौन से एक सोसाइटी के अंदर इदारे हैं, एक सोसाइटी की नॉर्म्स कैसी हैं, एक सोसाइटी के अंदर वैल्यूज कौन सी हैं, एक सोसाइटी के अंदर नेटवर्क, सोशल नेटवर्क कौन से हैं जिससे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, और एक सोसाइटी के अंदर कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं, या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है, जो तकसीम की गई है जो ग्रोह में। इस सारी चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? ये सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि एक जेल के अंदर एक बंदे का स्टेटस क्या हो सकता है? वो प्रिजनर हो सकता है, या वो सुपरिटेंडेंट हो सकता है, या वो ऑफिसर होगा, या वो विजिटर होगा। तो एक जेल के अंदर जो जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके ये स्टेटस हो सकते हैं। एक जेल की अगर हम बात करें तो उसमें जो बंदा ड्यूटीज अपनी दे रहा होगा एज ए सुपरिटेंडेंट, या एज ए ऑफिसर, या एज ए प्रिजनर, या एज ए डॉक्टर, तो वो क्या होगा? वो उसका रोल होगा। और नॉर्म्स क्या है कि एक बंदे जो जो भी बंदा है, फॉर एग्जाम्पल जेल की बात करें, उसमें एक डॉक्टर जाता है तो उससे क्या तवक्को की जाती है?
कि वो लोगों का इलाज करेगा प्रिजनर्स का, तो ये उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये डॉक्टर, ये उसकी नॉर्म्स है। और इंस्टीट्यूशन का मतलब ये जो पूरी जेल है वो क्या है, प्रिजन सिस्टम, ये एक इंस्टीट्यूशन है। और हायरार्की की बात करें तो उसमें एक बंदा होगा, वार्डर होगा, एक चीफ वार्डर होगा, एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल होगा, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल होगा, एक सुप्रिटेंडेंट जेल होगा। और इसी तरीके से ये क्या है, ये हायरार्की है, इसको हम कहते हैं अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये समझ आ गई कि स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, नॉर्म जो उसका एक्सपेक्ट किया जाता है एक शख्स से, और इस तरह इंस्टीट्यूशन क्या है और हायरार्की क्या है, समझ आ गई होगी। अब स्टेटस की बात करते हैं तो एक सोशली रिकॉग्नाइज पोजीशन होती है स्टेटस, यानी कि जिसको मुआशरा रिकॉग्नाइज करता है। मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं ये बाप है, ये उस्ताद है, ये ऑफिसर है, ये कैदी है, और ये सिटीजन है, इसको लोग रिकॉग्नाइज करती है हमारी सोसाइटी। रोल क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर अटैच टू स्टेटस। एक बंदे का जो स्टेटस है, स्टेटस जैसे फादर है, टीचर है, प्रिजनर है, जो सुपरिटेंडेंट है, जो डॉक्टर है, तो ये क्या है, उसका बेसिकली स्टेटस है। अब उस स्टेटस से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, रोल। अब हम देखते हैं स्टेटस की, अगर अभी अभी हमने बात की कि स्टेटस, पहले हमने अभी पढ़ा कि स्टेटस क्या है, एक सोशली रिकॉग्नाइज पैटर्न है। अब स्टेटस की कुछ टाइप है, एक होता है अस्क्राइब्ड स्टेटस, जो एक शख्स को इनवॉलंटरी तौर पे, वो खुद नहीं चाह रहा होता, उसको हम असाइन कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसकी 8 साल उम्र है, इसकी 20 साल उम्र है, ये हम कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है हम कहते हैं ये बेटा है। और ये अगर फैमिली बैकग्राउंड है तो वो हमने खुद तो नहीं लिया, वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो हमें इनवॉलंटरी, हम चाहते हुए ना चाहते हुए हमारा वही स्टेटस है। और जो हमारी एज है, अगर मैं इस तरह, मेरी एज 36 साल है, तो अब मैं ना चाहते हुए भी 36 साल का हूँ, चाहते हुए भी 36 साल की हूँ। तो ये असाइन किया गया है, ये एज मेरी, मैं मेल हूँ, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी क्या चीजें, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है। इसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है, मैं इनवॉलंटरी तौर पर, ये रोल में पैदा होते ही मुझे असाइन कर दिया गया कि मैं पैदा होते हूँ, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं मेल हूँ, जब भी मैंने होश संभाली। ये मेरा अस्क्राइब स्टेटस है, मेरी जो एज है ये अस्क्राइब स्टेटस, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अचीव स्टेटस क्या होता है, जिसको हम एफर्ट के जरिए, चॉइस के जरिए अचीव करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं टीचर बना, मैं लॉयर बना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिसर हूँ, तो ये क्या है, ये मैंने मेहनत से अचीव किया, एफर्ट से अचीव किया, अपनी चॉइसेस मैंने लाइफ में डिसीजन लिया, उसकी बुनियाद पे मैं जो कुछ भी आज हूँ, ये मेरा अचीव स्टेटस है। अस्क्राइब स्टेटस जो है उसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता, वो इन्वॉलंटरी होता है, वो पैदा होती है हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर स्टेटस की सेट की बात करें, तो वो तमाम एक इंडिविजुअल जितने भी उसके पास स्टेटस है उनको मिला को क्या कहते हैं, स्टेटस सेट। रोल सेट एक होता है कि वो एक शख्स जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, एक मेरा स्टेटस है, चाहे वो मेरा अस्क्राइब स्टेटस है या चाहे वो मेरा अचीव स्टेटस है, तो उसमें मैं जितने रोल्स प्ले कर रहा हूँ एक स्टेटस में, वो मेरे क्या है, रोल सेट है। और रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि डिफरेंट रोल अगर मैं अदा कर रहा हूँ, मेरा एक स्टेटस है, मैं एक टीचर हूँ, मैं अगर डिफरेंट रोल अदा कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैं फादर के तौर पे, कहीं पे मैं बेटे के तौर पे, कहीं पे मैं भाई के तौर पे, कहीं पे मैं टीचर के तौर पे, कहीं पे मैं स्टूडेंट के तौर पे, कहीं पे मैं सोशल वर्कर के तौर पे, अगर मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, कहीं पे नेबर के तौर पे रोल प्ले कर रहा हूँ, तो जब मेरे डिफरेंट रोल्स के अंदर कंफ्लिक्ट आएगा, एक बंदा है उसके डिफरेंट रोल के अंदर जो है, एक मैं हूं और मेरे डिफरेंट रोल्स हैं, उनके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। और रोल स्ट्रेन क्या है कि मेरा एक ही रोल है जो मैं अदा करूं और उसके अंदर भी मुझे डिफिकल्टी पेश आ रही है, ये रोल स्ट्रेन है। तो विद इन वन रोल अगर कोई मुश्किल पेश आ रही हो एक बंदे को, तो उसको हम कहते हैं रोल स्ट्रेन। और एक बंदा अगर मल्टीपल रोल्स अदा कर रहा है, बतौर बाप, बतौर भाई, बतौर बेटा, बतौर टीचर, बतौर स्टूडेंट, अगर उसके दरमियान में कोई डिफरेंट रोल वो अदा कर रहा है एक शख्स, उनके दरमियान में अगर कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, मुश्किल आ रही है, तो वो क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट में टू और मोर रोल आपस में क्लैश करते हैं। रोल स्ट्रेन में एक ही शख्स और एक बंदा जो है वो एक ही रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो उसके अंदर कोई क्लैश इशू आ रहा है, उसको डिफिकल्टी आ रही है। अब एक टर्म है सोशलाइजेशन का, सोशियोलॉजी के अंदर उसका पता होना चाहिए। सोशलाइजेशन ये वो प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए इंडिविजुअल अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को, अपनी वैल्यूज को, अपने रोल्स को, अपने बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन को, जो जो मुआशरा उनसे तवक्को करता है कि इनका ये बिहेवियर होना चाहिए, वो इन चीजों को हम लर्न करते हैं, यानी हम सीखते हैं। जैसे एक बंदा है, अगर वो किसी मेडिकल डॉक्टर मेडिकल जाता है कॉलेज में, एफएससी के बाद, तो वो वहां पर सोशलाइज होता है। इसी तरह अगर एक बलोची बंदा है और वो जाता है पंजाब में, तो पंजाब में अगर वो जॉब करता है तो वो लर्न करेगा पंजाब के कल्चर को, तो ये सोशलाइजेशन है। अगर मैं जाता हूँ बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं जॉब करता हूँ, तो अगर मैं बलोची कल्चर को लर्न करता हूँ, तो ये क्या है, सोशलाइजेशन है, मैं अपने आप को सोशलाइज कर रहा हूँ। सोशलाइजेशन इंसान कैसे करता है, अपनी फैमिली में रह के, कुछ फैमिली से सीखता है इंसान, कुछ स्कूल में जाके, कुछ पीयर ग्रुप जो हमारे हम एज ग्रुप होते हैं, हम उम्र उम्र, और रिलीजन हमें कुछ मजहबी कुछ सिखाता है, मीडिया कुछ सिखाता है हमें, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, वर्क प्लेस पे हम कुछ सीखते हैं, स्टेट जो है वो कुछ हमें सिखाती है जबरदस्ती या प्यार मोहब्बत से। वैसे पाकिस्तान की रियासत तो प्यार से नहीं सिखाती। इसी तरह कम्युनिटी में जिसमें हम रहते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, वो अपनी कम्युनिटी में रह के सीखते हैं जो भी उनकी कादो सकनात होती हैं, तो उस तरीके से वो सोशलाइज होते हैं। तो ये सोशलाइजेशन के कुछ एजेंट्स हैं, एक्टर्स हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा का कॉन्सेप्ट उसने दिया, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ।
खुद ही का एक कंसेप्ट उसने दिया, उसने कहा आई प्लस मी का कॉन्सेप्ट। और फिर चार्ल्स हॉर्टन कूले ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसने थ्योरी दी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जो इंसान का जो सेल्फ है, जो मेरा अपना इमेज है, मेरी आइडेंटिटी है, ये डेवलप होता है थ्रू इमेजिन रिएक्शंस ऑफ अदर। जब हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोच रहे होंगे, यानी कि मेरा अपने बारे में जो मेरी सेल्फ है, जो कि मैं अजमल हूं, तो मेरा अपने बारे में जो एक नजरिया है कि मैं क्या हूं, वो कहाँ से बनता है कि इमेजिन रिएक्शन ऑफ अदर, के लोग मेरे बारे में क्या रिएक्ट करेंगे। अब अगर मैं किसी जगह पे खड़ा हूं तो मेरे कपड़े प्रॉपर नहीं है, मुझे पता है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, तो मैं वो जो लोगों के रिएक्शन जो मैं इमेजिन कर सकता हूं, उनको देखते हुए जो मैंने अपना सेल्फ बनाया, आइडेंटिटी बनाई है, दैट इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। उसके बाद एरविन गॉफमैन की एक थ्योरी है, उसने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ या ड्रामाटर्जिकल अप्रोच उसने दी थी, एरविन गॉफमैन ने, या उसको हम प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ भी कहते हैं, या ड्रामाटर्जिकल अप्रोच जो है। ड्रामाटर्जिकल अप्रोच में उसने कहा था कि जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, ये रिजेंबल करते हैं थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को। एक सोसाइटी में जो हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो हमारे रवाबित होते हैं, वो ऐसे ही है जैसे एक ड्रामे के अंदर लोग, एक ड्रामा है, एक दुनिया, एक स्टेज है, एक ड्रामा है, इसमें लोग आपस में क्या है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ कैरेक्टर लड़ रहे हैं, कुछ रूठ रहे हैं, कुछ मना रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ साजिशें कर रहे हैं, कुछ कॉपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे ड्रामे में डिफरेंट कैरेक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ड्रामाटोलॉजिकल अप्रोच में ये है कि जो लोगों की सोसाइटी में जो इंटरेक्शंस हैं, ये भी एक ड्रामा की तरह पे ही लोग ड्रामे के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, अपने रोल प्ले कर रहे हैं। अब सोसाइटी की अगर हम बात करें, सोसाइटी क्या है, ये कलेक्शन ऑफ पीपल है सिंपली। और इस सोसाइटी के अंदर क्या होता है, इसमें आबादी होती है, लोगों के आपस में रिलेशनशिप होती हैं, लोग एक कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं, और कल्चर उसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, और उस वो जारी रहते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो रिवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, और लोगों के आपस में इंटरेक्शन होते रहते हैं। अब सोसाइटी में और कम्युनिटी में फर्क है, सोसाइटी और कम्युनिटी एक जैसी चीज नहीं है। कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी के अंदर एक खास लोकेलिटी के अंदर लोगों की जो कॉमन लाइफ है, जिनमें लोगों के आपस में प्यार मोहब्बत होता है, और लोगों के आपस में समाजी समाजी रवाबित होते हैं, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। लेकिन सोसाइटी जो है वो बड़ी चीज है। कम्युनिटी ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर एक हजारा कम्युनिटी है सपोज, या पंजाब के अंदर कोई बलोच कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी जो है एक खास लोकेलिटी के अंदर लोगों का आपस में बड़ा सोशल कम्युनिटी के साथ आपस में जुड़े हुए होना, इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन सोसाइटी की बड़ी टर्म, उसमें कलेक्शन ऑफ पीपल है, उनका कल्चर है, उनके आपस में इंटरेक्शंस हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, उनके इदारे हैं, और उनके इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी सोशल चेंज है, सोशल प्रोसेसेस हैं। तो सोसाइटी बड़ी टर्म है और कम्युनिटी छोटी टर्म है। उसके बाद कल्चर की अगर हम बात करें, तो कल्चर क्या है, कल्चर में हमारी रिवायात हैं, हमारे नॉर्म्स, नॉर्म्स कहते हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे स्टेटस को देखते हुए, हमारे अकायद होते हैं, हमारे सिंबल्स होती हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो इल्म है, हमारी जो कस्टम्स, रिवायात, ट्रेडिशंस हैं, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, कल्चर। ठीक है। अब मटेरियल कल्चर भी होता है, जो फिजिकल चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे जो बिल्डिंग्स हैं, क्लोथिंग है, अब ज्यादातर रेजिडेंसी क्या है, एक मटेरियल कल्चर है। टेक्नोलॉजी, को बिल्डिंग खड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई टावर खड़ा है, कोई बहुत बड़ा कोई फॉर एग्जांपल खंबा खड़ा है, जो हमारे कपड़े हैं, ये क्या है, मटेरियल कल्चर है। और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, जो आइडियाज होते हैं दिमाग के अंदर, जो मानी हम पहनाते हैं किसी भी ख्याल को, तो वो इनविजिबल है, उनको क्या कहते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर। मिसाल के तौर पे मेरी अकदार, मेरे नॉर्म्स, मेरे बिलीफ, अकायद और मेरी लैंग्वेज को आप हाथ नहीं लगा सकते, टचेबल नहीं है, इनविजिबल है। तो ये क्या है, ये आइडियाज, ये मीनिंग्स, ये क्या है, नॉन रियल कल्चर है। उसके बाद सोशल कंट्रोल की टर्म है, जो सोशियोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल कंट्रोल का मतलब है वो तमाम तरीके जिनसे हम सोसाइटी के अंदर लोगों को एक खास किस्म के बिहेवियर एक्ट करने पे मजबूर करते हैं, यानी कन्फर्मिटी लोगों से करवाते हैं कि आप ऐसे बिहेव करो। फॉर्मल कंट्रोल क्या होता है कि हम कानून के जरिए, पुलिस के जरिए, अदालतों के जरिए जेल बनाकर और रेगुलेशन, यानी कि लोगों के ऊपर मुख्तलिफ कंट्रोल, या आप कह सकते हैं कि कवानीन लागू करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि वो खास तरीके से, जैसे ट्रैफिक के कवानीन लागू करके लोगों को कहते हैं कि आप लोगों ने हेलमेट पहनना है, और आप लोगों ने इतनी स्पीड बढ़ानी नहीं है मोटरवे पे, और ये क्या है, फॉर्मल कंट्रोल है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में हमारी जो फैमिली है, हमारा जो मजहब है, हमारे ज्यादा जो शेम का कंसेप्ट है, हम जो छोटा बच्चा को गलत काम करते हैं हम कहते हैं शेम, शेम। और कम्युनिटी का जो प्रेशर होता है कि हमारे अगर देहातों में जो लड़कियां और लड़के इकट्ठे घुल मिल नहीं सकते, जो अगर अडल्ट हो, तो ये क्या है, ये कोई पुलिस नहीं खड़ी होती हमारे ऊपर, या अदालतें नहीं होती, लेकिन वो एक सोसाइटी का प्रेशर होता है, एक फैमिली का प्रेशर होता है, एक मजहब का हमारे ऊपर खौफ भी है कि इस जवाबदेही का एहसास है। तो ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के एलिमेंट्स हैं। पॉजिटिव सैंक्शंस कौन सी होती हैं, कि रिवार्ड के जरिए हम कह सकते हैं, बार बार हम कंट्रोल करते हैं लोगों को, हम कहते हैं कि रिवार्ड देते हैं तो लोग अच्छा बिहेवियर बार बार रिपीट करते हैं। नेगेटिव सैंक्शंस क्या होती हैं, कि अगर लोग नेगेटिव को काम करें,
तो अगर हम पनिशमेंट दें, जैसे टीचर पनिशमेंट देता है कि आप ये काम 2 मरतबा लिखें या आप क्लास से बाहर निकल जाएं, तो उस तरीके से हम जो नेगेटिव बिहेवियर है वो दोबारा रिपीट नहीं करते। तो नेगेटिव सेंक्शन से भी हम कंट्रोल करते हैं, और पॉजिटिव सेंक्शन से भी हम पॉजिटिव बिहेवियर को मजीद इंडोर्स करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स अगर हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, तो सोशल प्रॉब्लम किसी एक इंडिविजुअल का कोई एक मसला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं, और वो अनडिजायरेबल कंडीशंस होती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते, और फिर वो पूरा मुआशरा उन चीज़ों को समझता भी है, और फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्स देता है उन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो एक बहुत सारे लोगों का जो कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर उनके ऐसे हालात हों कि जो अनडिजायरेबल हों, और वो उन लोगों को उस चीज़ का इदराक भी हो, पता भी हो, और फिर लोग मिलके उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हो, जो रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसको हम कहते हैं ये सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, कोई जुर्म हो रहा है बड़े पैमाने पे, ड्रग अब्यूज है, लोग नशा कर रहे हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज हैं, गरीब अमीर तरीन या मर्द औरतें ट्रांसजेंडर में फर्क है, लोग बच्चों से काम करवा रहे हैं, बेघर लोग हैं, डोमेस्टिक घरों में औरतों को मारा पीटा जा रहा है, बेटियों बहनों बीवियों को, या डिसेबिलिटी को जो जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो स्पेशल बच्चे हैं उनको दाखिला नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये हमारे मुआशरे का सोशल प्रॉब्लम्स है। अब कंटेम्प्रेरी अगर पाकिस्तान में देखें, 2025 का जो पॉपुलेशन की रिपोर्ट है, उसमें 255 से 2 मिलियन लोग थे पाकिस्तान में, और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी हो रही थी 2025 में 1.6%, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 2024 में 68 ईयर की। 2024 में पाकिस्तान में ऑन एवरेज 68 साल लोग जिंदगी गुजार रहे थे, और इसमें 23% जो है वो पॉपुलेशन रेट है, 23% ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, और 2025 के सर्वे के मुताबिक पॉवर्टी लाइन से 23% लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। और पॉवर्टी लाइन क्या है? $3 अगर बंदा एक दिन में कमाए, तो इसका मतलब है कि वो गरीब है। और इससे भी पॉवर्टी लाइन से भी 23% लोग नीचे थे 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की 2025 की पाकिस्तान डेवलपमेंट की जो अपडेट है, जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो गुर्बत है 2025 की फाइनेंशियल ईयर में, वो 25.6% के हिसाब से बढ़ रही है। और अगर इसकी वजाहत करें, इंटरप्रिटेशन करें, तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जब आबादी बढ़ती है तो जॉब्स कम होती हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर बढ़ता है, फिर लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं, फिर जब शहरों में जाते हैं तो गाँव शहरों के लोग ज्यादा गरीब हो जाते हैं, और फिर सोशल वेलफेयर की डिमांड बढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तारफ करवाया जाए, फ्री स्कूल दिया जाए, फ्री हेल्थ दी जाए। तो ये एक सोशोलॉजिकल चेंज चल पड़ती है कि आबादी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर बढ़ा, लोग गांव से शहर में गए, शहरों में गुर्बत आई, और लोगों ने सोशल वेलफेयर की प्लान की डिमांड करना शुरू कर दी। तो ये एक सोशोलॉजिकल चेंज बनती है। अगर लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट की इंडिकेटर की बात करें, तो यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान जो है, प्रोग्राम, उसके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की जो है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.544, और रैंक हमारा है 193 कंट्रीज में 168 नंबर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और कैटेगरी में हम लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में शामिल है। और इन इक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई क्या है? 0.3464। और लॉस्ट ये हमें क्यों हो रहा है? ड्यू टू इनइक्वालिटी कितना हो रहा है? तो 33.1%। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो, उसमें हम 0.536 पॉइंट पे खड़े हैं। और इस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे हम 172 कंट्रीज में 145 नंबर पे खड़े हैं। और इसी तरीके से अगर इसकी हम इंटरप्रिटेशन करें, तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ की मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो रही। अगर मुआशी इशारे अच्छे भी हों, तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो रही है, लोगों में तरक्की हो रही है। बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट तब होती है जब लोगों की सेहत, जब लोगों को तालीम और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, तब हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। अब ग्लोबल जेंडर गैप 2025 का एक इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 148 कंट्रीज में हम एक 68.8% पे ग्लोबल जेंडर पैरिटी है। और उसके बाद इसमें बेसिकली जो ग्लोबल ग्लोबल जेंडर पैरिटी होती है, या ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, वो उसमें बेसिकली देखा जाता है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन लोगों की कितनी है, कितनी लोगों को अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लोग कितनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ कैसी है, लोग सर्वाइव कर रहे हैं या भूखे मर रहे हैं, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितनी है, कि लोग कितना पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। तो ग्लोबल जेंडर पैरिटी की रिपोर्ट मुताबिक 68.8% पे क्लोज हुआ 2025 के मुताबिक। पाकिस्तान रैंक जो है 148 कंट्रीज में 148 नंबर पे, सबसे नीचे नंबर पे हम है। और हमारा पैरिटी जो स्कोर था वो 56.7% था 2025 में। सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन इस बात की ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई एक बंदे का मसला है, किसी एक लड़की का या एक लड़के का, बल्कि इसका मतलब ये है कि फैमिली का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है, लेबर मार्केट की मुलाजमत के मौके ऐसे हैं कि मर्दों के लिए
ज़्यादा अच्छे मौके हैं औरतों के लिए नहीं है। एजुकेशन खवातीन की कम है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर खवातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता। कल्चरल नॉर्म्स हमारी ऐसी हैं कि खवातीन को एक्सक्लूड किया जाता है। लीगल स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि खवातीन को उतना वो ट्रायल में प्रेफरेंस नहीं दी जाती। उनको जस्टिस बहुत डिले मिलता है। और लीगल स्ट्रक्चर हमारा जो जुडिशरी का है और जो अनइक्वल पावर है मर्दों औरतों की, इससे क्या है, जेंडर पैरिटी जो है वो मुतासर होती है और जेंडर इनइक्वालिटी जन्म लेती है। मर्द ऊपर चले जाते हैं, औरतें नीचे रह जाती हैं। और यही वो बात है, ग्लोबल जेंडर जेंडर इनइक्वालिटी, या आप कह सकते हैं जो अपने ऊपर रिपोर्ट बात पड़ी, जो इंडेक्स पड़ा, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, या जिसको हम कह सकते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इसके मुताबिक हम 148 कंट्रीज में सबसे जो नीचे हैं। इसकी रीजन क्या है? ये जो वजूहत मैंने बताई हैं, फैमिली स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट, एजुकेशन काम में खवातीन की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनको रोल नहीं मिलता, कल्चरल नॉर्म्स ऐसी हैं कि उनको खवातीन को बुर्का पहनाया जाता है, उनको घर में बिठाया जाता है, जॉब नहीं करने दी जाती, अनइक्वल पावर है, इनके जो पावर डायनेमिक्स हैं वो मर्दों को फेवर करते हैं, पेट्रार्की है। तो इस ये वो मकाम है जहां पे फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी सामने जन्म लेती है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज सामने आती हैं। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, बेसिकली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में लाइफ को एवेल्युएट किया जाता है और उसमें 6 मेजर फैक्टर्स को देखा जाता है कि जीडीपी पर कैपिटा कितना है मुल्क का, सोशल सपोर्ट कितनी है लोगों को, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने लोग कितने साल जिंदगी गुजार रहते हैं, सेहत कैसी है उनकी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फ्रीडम ऑफ बिजनेस कितना है, कितने लोग सखी हैं, परसेप्शंस ऑफ करप्शन करप्शन के बारे में वो कितना लोग सोचते हैं करप्शन के बारे में। तो दुनिया में पहले नंबर पे फिनलैंड है जिसके सबसे ज्यादा लोग खुश हैं, और पाकिस्तान जो है उसका नंबर है 2025 की रिपोर्ट 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 104 नंबर पे। और उसके बाद अगर हम देखें तो डेवलपमेंट को हम जीडीपी की तरफ रिड्यूस नहीं कर सकते कि जो अगर जीडीपी बहुत ज्यादा है मुल्क का तो हम कह सकते हैं तो डेवलपमेंट है, तो हम कहें कि अगर जीडीपी बहुत ज्यादा है तो डेवलपमेंट है, तो लोग ज्यादा खुश होंगे। नो, बल्कि बाकी चीजें भी होंगी कि लोगों को अगर फ्रीडम हासिल है, लोगों के अंदर जनरॉसिटी है, अगर लोग करप्शन की तरफ माइल नहीं होते, लोगों को सोशल सपोर्ट अवेलेबल होती है फैमिली की और अपनी कम्युनिटी की, और उनकी हेल्थ अगर अच्छी है, जीडीपी का कैपिटा पर कैपिटा इनकम अच्छी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तब जाके उनको हैप्पीनेस होती है। तो डेवलपमेंट को हम सिर्फ जीडीपी के साथ मेजर नहीं कर सकते, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट तब आती है जब साथ साथ हैप्पीनेस भी हो। तो एक सोसाइटी को हम सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक ही महदूद नहीं करते, बल्कि एक सोसाइटी जो है, एक सोसाइटी कैन हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऐसा पॉसिबल है कि एक सोसाइटी के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत अच्छे हो, उसका इकोनॉमिक सिस्टम बेहतरीन चल रहा हो, लेकिन हो सकता है उनका सोशल ट्रस्ट कम हो आपस में और गवर्नमेंट के ऊपर, जेंडर पैरिटी ना हो, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकता है लोग इनसिक्योर फील करें मजहबी फ्रंट्स के ऊपर, इनके रिलीजियस टेररिज्म हो, या पुअर सोशल सपोर्ट हो, अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट ना हो उनको। जैसे अगर पंजाब में, पाकिस्तान में अगर बलोच रह रहे हैं या पश्तून है, तो अगर उनको उनके ऊपर अगर जुल्म कर रहे हैं, या आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर अगर पाकिस्तान के लोग जुल्म कर रहे हैं या पाकिस्तान की फोर्सेस जुल्म कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सोशल सपोर्ट उनको नहीं है, बलोचियों को सोशल सपोर्ट नहीं है, हमारे पख्तून को सोशल सपोर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर चाहे पाकिस्तान जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे आ जाए इकोनॉमिक इंडिकेटर में, पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाए, लेकिन अगर लोग इनसिक्योर है तो इसका मतलब है कि वो हैप्पी नहीं है। अगर हैप्पी नहीं है तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है तो इसका मतलब है मुल्क डेवलप नहीं है। और इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल अगर डिस्ट्रस्ट है, यानी कि अगर लोगों को पुलिस के निज़ाम पे, अदलिया पे, और जो हमारे जेलें हैं और जो जितने भी हमारे इदारे हैं उनके ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं है, तो इसका मतलब है लोग हैप्पी नहीं है, लोग डेवलप नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सोशियोलॉजी का जो हमारा तारफी लेक्चर था, जिसमें बेसिकली लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या पेरोल एंड प्रोबेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट की या इंटरव्यू की, तो आप मेरा पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सेशन के मैं लेक्चर के लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ, और इस लेक्चर के जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया, इसके एमसीक्यूज जो हैं वो भी मेरे एनरोल्ड मेंबर को अवेलेबल होते हैं, और वीकली टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल की वसात से मैं कंपैरेटिव एग्जाम, पीएमएस और सीएसएस, इसके अलावा मल्टीपल जो जॉब्स आ रही होती हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में और इस्लामाबाद में, डिफरेंट जॉब्स कौन कौन सी आ रही हैं, उनकी टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, और खासतौर पे सीएसएस हो या पीएमएस हो, उसकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, या सीएसएस और पीएमएस का इंग्लिश ऐसी हो या प्रेसी, इंग्लिश ग्रामर का कंपोजिशन प्रेसी हो, तो उसकी मैं एवेल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और उन लोगों का जॉब से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए थीम के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल की तरफ से मैं आप तक इंफॉर्मेटिव लेक्चर लेके आता रहता हूँ। अल्लाह के पान, अल्लाह हाफिज।